नमस्कार दोस्तों। पास क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भाषा विज्ञान सीरीज पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आज खड़ी बोली तक आ गए हैं। कल के क्लास में मैंने ये बताया था, कल का क्लास उसमें मैंने ये बताया था कि अपभ्रंश, ठीक, तो अपभ्रंश को मैंने ये बताया था थ्री टाइप। तो इसमें मैंने ये बताया था सौरसेनी, ठीक है ना, और फिर अर्धमागधी, ठीक, और फिर मागधी, ठीक है दोस्तों। तो सौरसेनी से पश्चिमी और राजस्थानी, अर्धमागधी से पूर्वी और मागधी से बिहारी हिंदी, ठीक है ना। इन भाषाओं का, इन बोलियों का निर्माण हुआ था मागधी से बिहारी बोली, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि चूंकि अब ये जब मैं पढ़ रहा था सौरसेनी, तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी थी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला और ओकार बहुला का जिक्र हुआ था। तो आकार बहुला के अंतर्गत मैंने बताया था कि कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, और यही कौरवी जो है वो खड़ी बोली का आधार है। इसीलिए आज हम सबसे पहले, जब चूंकि वहीं से शुरू करें पश्चिम की बोलियों से, तो कौरवी और कौरवी बोली जो है किसका आधार है? खड़ी बोली का। तो इसलिए आज हम खड़ी बोली पढ़ते हैं। तो जब हम खड़ी बोली पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो पश्चिम हिंदी है, पश्चिमी हिंदी जो है हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, ठीक है ना। जैसे सौरसेनी है, देखिए इससे मैंने बताया था 3, और इससे जब उपभाषा बनता है तो 5 उपभाषाएं मैंने बताई थी ना। तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, तो उन सारे में पश्चिमी हिंदी जो है हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए खड़ी बोली जब इसमें आते हैं तो खड़ी बोली का आधार क्या है? कौरवी। और कौरवी क्यों इसका नाम? क्योंकि यह कुरु जनपद में बोली जाती थी, कुरु जनपद के कारण इसका नाम कौरवी पड़ा था, ठीक है ना। और ये जो है इसका उद्भव कैसे हुआ है? कि सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से, ठीक है। ये पूछता है कि मध्यवर्ती रूप से किस भाषा का, उत्तरवर्ती रूप से किस भाषा के, या सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का जो है कि उद्भव हुआ, किस बोली का उद्भव हुआ है, ठीक है ना। अभी भाषा नहीं, बोली, क्योंकि आप लोग सारी बोलियां पढ़ेंगे तो सारे बोली मिलके हिंदी का निर्माण करेंगे। मैंने कहा था ना कि हिंदी जो है कि बोलियों का समूह है, इसलिए हम बोली पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए उत्तरवर्ती रूप से है। अब देखेंगे कि उत्तरवर्ती का मतलब बाद के रूप से, ठीक है दोस्तों। तो इतना सही जानिए कि सौरसेनी और अपभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप। अब इसके कारण, इसका नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा? तो इसके जब खड़ी बोली के नाम में जाएंगे कारण में, तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, ठीक है। क्लास बहुत स्टैटिक है, इधर बीच के जो भी क्लास हो रहे हैं वो बहुत स्टैट पोर्शन में है, क्योंकि डायनामिक पोर्शन भाषा विज्ञान में कुछ भी नहीं होता है। आपको एक एक चीज पढ़नी चाहिए। कहने को तो मैं बाद में इंपॉर्टेंट बता भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक एक चीज को पढ़ेंगे कि कोई भी चीज छूटे ना, क्योंकि जिस तरीके से नेट और जेआरएफ का पेपर और पैटर्न पूछा जा रहा है, और या किसी भी एग्जाम का, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। जहां से आप छोड़ रहे हैं वहीं से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि इन वर्गों में खड़ी पाई की अधिकता है, ठीक है। अधिकता है यार, अधिकता मत करिए, धैर्य रखिए। ये नहीं कि खड़ी पाई की अधिकता कर दीजिए, आप धैर्य रखिए, तो धैर्य से अधिकता से खड़ी पाई हो जाएगा, ठीक। रामचंद्र शुक्ल, खड़ी अर्थात शुद्ध है, शुद्ध। अच्छा, जो रामचंद्र थे वो प्योर थे, शुद्ध थे, भगवान थे, वो शुद्ध थे, तो इसका मतलब खरी खरी बात, या जो रामचंद्र थे वो खरी खरी बात बोलते थे, तो इसका मतलब राम भगवान खरी खरी बोलते हैं, शुद्ध है। जो खरी खरी, जैसे बोलते हैं बड़ा खर्रा आदमी है यार, खर्रा मतलब जो आता है तुरंत बोल देता है, उन लोगों के अंदर कोई इच्छा द्वेष भावना नहीं है कि आपसे हमको कोई काम बनाना है, तो ये तो भगवान है, इनको आपसे क्या काम। तो खरी बोलते थे, यानी मतलब याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं, तो ताकि आपकी चीजें याद हो जाए। इन्होंने कहा कि खरी अर्थात शुद्ध है, इसी कारण इसका नाम खड़ी पड़ गया। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को माना जाता है सर्वाधिक मान्य मत है। अब इनकी बातों का समर्थन कौन किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। आप कई बार देखे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनके अगेंस्ट में आते हैं। जैसे इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे इनके साथ उनका विरोध रहा है, विचारधाराओं को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर विरोध नहीं है इन लोगों का, ठीक है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार याद करने में आसानी होगी यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इनकी बातों से सहमत है, और हजारी प्रसाद जहां द्विवेदी सहमत होंगे तो नामवर सिंह अपने आप सहमत हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनके साथ इनका है रिलेशन, उनकी बात, ये तो आपस में दोनों लोग सहमत रहते थे, तो इसका मतलब इनसे सहमत हुए तो अपने आप सहमत हो गए, ठीक है। तीसरा है कि उदय नारायण तिवारी, खड़ी अर्थात कर्कश, ठीक है ना, उदय नारायण। अच्छा, उदय नारायण जो है, उदय नारायण एक सिंगर है ना, उसकी भाषा कितनी है, मधुर है, कितने अच्छे से गाते हैं उदय नारायण। तो अब उनकी भाषा मधुर है, कर्कश नहीं है, तो कर्कश से क्या हो जाएगा? उदय नारायण। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तीनों के तीनों नाम जो है हमको याद हो जाए, पूछ देगा कि खड़ी अर्थात, अच्छा इसमें दे देता है, अगर आपको 4 विकल्प दे दिया कि खड़ी बोली कहने के कारण, उसमें ये दे दिया
कि वर्णों में खड़ी पाई की अधिकता, खड़ी अर्थात शुद्ध दे दिया कि नहीं है, फिर दे दिया कि यह खड़ी अर्थात कर्कश है। तो इनमें पूछेगा कि कौन सा विकल्प एक दो सही है, एक ऐसे जो भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो आपके एनटीए के सवाल या किसी भी पेपर के सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें एक से ज्यादा विकल्पों के बनने की संभावना है। इसलिए एक से विकल्प सही करने के लिए आपको सारे सिलेबस को और सारे सिलेबस के अंतर्गत सारी चीजों को ठीक से पढ़ना होगा। इससे आपका क्या होगा, जब आप सारे सिलेबस की एक एक चीजों को पढ़ेंगे तो इससे आपका कथन और कारण भी मजबूत हो जाता है। जैसे दे दिया कि खड़ी बोली, ठीक है ना, जैसे खड़ी अर्थात कर्कश है, इसी कारण इसको खड़ी बोली कहते हैं। अब इसी में कथन कारण दे दिया कि कथन एक सही है, कथन दो सही, उसकी व्याख्या सही है कि नहीं सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जानते रहेंगे तो खूब आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब खड़ी बोली का नामकरण, ये जो था कहने का कारण था कि खड़ी बोली क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, अब नामकरण में देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपति हिंदुस्तानी कहा। हालांकि इस मर्दानी भाषा को कहीं कहीं जगह मैं देखता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जिक्र आता है कि उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बहुत सारे ऑथेंटिफाइड सोर्सों से मिला है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने मर्दानी भाषा और जनपति हिंदुस्तानी कहा। अब इस चीज को याद करिए, जब आप पूरे के पूरे आज का पूरा मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा या पिछले में भी, तो इन्हीं का नाम जो है सुनीता टाइप का, सुनीति कुमार चटर्जी, जैसे नहीं राइमिंग टाइप आ रही है लड़की टाइप की, तो जैसे अगर लड़की टाइप की राइमिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि फीमेल टाइप, तो इसका मतलब है मेल टाइप की, मर्दों टाइप की बात करेंगे तो मर्दानी भाषा। और सुना है कि जनपद में कोई हिंदुस्तानी भी आई है। अच्छा, क्या जनपद में कोई हिंदुस्तानी भी आई है, इस कारण इसको ये जनपदी हिंदुस्तानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी या वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान का। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाक्यूलर कोई यही नहीं है, यही देसी ही तो है, वर्नाक्यूलर एक ही है। ठीक है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया था और उसके तहत प्रतिबंध लगाया गया था, देसी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, वो बाद में आप पढ़ेंगे, वो इतिहास में आधुनिक भारत में तो देखेंगे वो देसी, ये देसी पे ही वो, इसका मतलब देसी ही है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देसी लिख दिया या इसी को वर्नाक्यूलर लिख दिया, तो बात तो एक ही है। अब चूंकि देखिए हमारा जो सन है, याद करने का तरीका, जो हमारा सन है वो देसी है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा है, हमारे देश का, इसलिए देश का इसलिए देसी है। तो देसी हिंदुस्तानी किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। तो ये आपको खूब आसान से याद, टकसाली गिलक्राइस्ट, टक टक टक्स। अब देखिए ट और ट, इसमें भी ट है और इसमें भी ट है, गिलक्राइस्ट में भी। ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये ट यहाँ पे भी ट है और यहाँ पे भी ट है, तो दोनों से आपको ये पता चल जाएगा टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहे हैं। अगर आपने इन्हीं चारों पांचों में से अगर चार पढ़े एक नहीं पढ़े, हो सकता है कि वही पूछ दे, क्योंकि सारे के सारे मतलब मत तो कुछ ना कुछ समानता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने आप से ऐसे बोल दिया है, सबके पीछे कहने के कारण है, लॉजिक है, और जिसने लॉजिक दिया उसके विचारों को मान्यता दी गई है हमारे यहाँ। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि कभी कभार ये देखेंगे लॉजिक से आप बात करिए, हो सकता है कि किसी समस्या का सॉल्यूशन न लिखे, लेकिन वो आगे वाली पीढ़ियों के लिए, आगे जनरेशन के लिए वो एक माध्यम तैयार करता है, मार्ग तैयार करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सारे के सारे हमारे यहाँ विचारों को मान्यता दी जाती। ठीक है, अब देखिए कौरवी, अब इसको कौरवी जो है रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और रामकुमार वर्मा ने कहा कौरवी। ठीक है, कौरव में आप देखेंगे, अब देखिए दो राम तो यही हो गए, रामचंद्र और रामकुमार शुक्ल। अच्छा, एक चीज और देखिए, रामकुमार वर्मा, जहां रामचंद्र की ये जो यहाँ तो रामचंद्र शुक्ल की अधिकतर बातों से रामकुमार वर्मा सहमत है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी याद हो क्यों सहमत है इतिहास, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे दो राम से ये दो राम हो जाएंगे। और धीरज रखिए, कौरवों को धीरज रखना चाहिए, तो धीरेन्द्र वर्मा। तो यहां से मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम ठीक से याद हो गई होंगी। फिर से जैसे इसका मैंने बताया कि खड़ी बोली, इसका आधार क्या है, इसका उद्भव कैसे होता है, इसके कहने के कारण क्या और नामकरण आ गया। अब देखिए खड़ी बोली के क्षेत्र, खड़ी बोली के क्षेत्र मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी लिखवाया था और बताया था। जो उधर की तरफ आप देखेंगे, इसके लिए पहले आपको मैप देखना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये देखिए मैप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहां पे आप जाएंगे, अवधि, कन्नौजी, ब्रजभाषा, एक खड़ी बोली, ये वाला जो आपका पूरा का पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आप ये देखिए, यहां पे खड़ी बोली देख रहे हैं ना, ये खड़ी बोली है। ठीक है, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। अगर आपको मैप में मालूम होगा कि इस क्षेत्र में कौन 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 है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। अब देखिए खड़ी बोली है ना, ये देखो हरियाणा है, तो इसका मतलब हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र होगा। इधर देखिए ब्रज भाषा में, इसका मतलब इससे छूती हुई भाषा है। तो इसी को मैंने इस चार्ट के फॉर्म के थ्रू बनाने की कोशिश की है कि जब यहाँ से ऐसे देखेंगे, यहाँ से सहारनपुर देखेंगे, सहारनपुर
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, गौतम, ऐसे। ठीक है, इसी को अगर आप एक बार मैप इस एरिया का जान लें तो आप ठीक से याद कर पाएंगे। जो दिल्ली का एरिया है, मेरठ के आसपास का एरिया, कुछ यूपी का, उधर ही के जो क्षेत्र सटे हुए हैं वो सारे के सारे खड़ी बोली के अंतर्गत। अच्छा, मैंने एक चार्ट बना के आप लोगों को इसलिए दिया है कि देखिए कहाँ कौन है। जैसे भोजपुरी इधर है, अवधी इधर है, ब्रजभाषा इधर है। जैसे कुछ नहीं तो खड़ी बोली के नीचे ब्रजभाषा, और इन्हीं के बीच में क्या है, कन्नौजी है। अब देखिए ब्रज के नीचे बुंदेली है, अब बुंदेली के जस्ट बगल में बघेली है। ये देखिए इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, तो इधर देखिए मालवा है, इधर देखिए, इधर देखिए मारवाड़ी है, राजस्थान का जो भी है ये राजस्थान का पोर्शन है, तो मारवाड़ी हो जाएगा, बांगड़ी हो जाएगा, ऐसे ये सब सारी चीजें। एक बार देखिए बिहारी है, बिहारी में भोजपुरी है। अब बिहार वाला प्रदेश है तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, देखिए मगही है, भोजपुरी, ऐसे बहुत आसानी से। तो आज हम खड़ी बोली का जो क्षेत्र बता रहे थे, तो बस यही बता रहे थे, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, उसको मैंने कहा दिल्ली, मेरठ, आगरा, पानीपत, अंबाला, ठीक है, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पटियाला के पूर्वी भाग, ठीक है, ये सारे के सारे मेरठ में खड़ी बोली का सर्वाधिक परिष्कृत रूप मिलता है। किसने कहा है? भोलाराम तिवारी ने मिला है, ठीक है ना, सर्वाधिक परिष्कृत रूप मिलता है, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए कहां पे, मेरठ में, ठीक है। और आगरा की जो खड़ी बोली है, वो जो आगरा की खड़ी बोली जो है वो सर्वाधिक मानक है, ठीक है ना, बोलने में ये परिष्कृत रूप है और सर्वाधिक मानक है। तो ये याद कर लीजिए कि मेरठ में सर्वाधिक परिष्कृत रूप मिलता है, ठीक है दोस्तों। मैंने ये चार्ट बताया। अब ये पूछ देता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, ठीक है। अच्छा, आपको सबको याद होगा कि प्रथम कवि अमीर खुसरो, ठीक है ना, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये 1914 याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा प्रथम कवि अमीर खुसरो हो गए, प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, ये बहुत आसान, इसलिए मैं नहीं याद करा रहा हूं इसको, ठीक है। अब एक चीज ये याद करा देते हैं कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध परिमार्जित रचना भाषा युग वशिष्ठ। अच्छा, शुद्ध वही होगी जिसमें भाषा की बात होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे याद करते हैं कि जिसमें भाषा, चूंकि शुद्ध किसकी बात हो रही है, भाषा की ही तो बात हो रही है, बोली की ही तो बात हो रही है। तो जो खड़ी बोली गद्य है, इसकी सबसे ज्यादा, इसलिए भाषा का सही होना जरूरी है, इसीलिए जो इसका प्रथम शुद्ध परिमार्जित रूप होगा भाषा युग वशिष्ठ होगा, ठीक है। अब भाषा युग वशिष्ठ आप देख रहे हैं ना, आपको इसको भी याद करा देता हूं, जैसे बहुत बार पूछता है भाषा युग वशिष्ठ। अच्छा, सही से लिखता हूं, राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। अब देखिए वशिष्ठ जो गुरु थे ना, वो किसके थे? राम के कुल के, तो राम से राम प्रसाद निरंजनी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी सन याद कर लीजिए। देखिए ये प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास 14 में, 14 का एक इधर करिए तो 41 हो जा रहा है, बस इतना ही तो करना है। शुक्ल के अनुसार, शुक्ल ने बताया था कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम शुद्ध परिमार्जित रचना कौन है, उसके रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अच्छा ठीक है, उत्तर भारत में खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, ये दो शब्द आएंगे आपको, और ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो इनको बहुत याद करना आसान है। जैसे उत्तर भारत में खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग, तो उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में गंगा कहां बहती है? उत्तर भारत में बहती है, दक्षिण में तो बहती नहीं है। तो इसका मतलब उत्तर भारत में गंगा बहती है, इसका मतलब गंग हो जाएगा, गंग कवि। और इन्होंने क्या लिखा था? चंद छंद वर्णन की महिमा। एकदम याद कर लीजिए कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर भारत में गंगा बहती है, इसलिए सबसे पहला प्रयोग गंग कवि ने किया। अब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में यार खड़ी बोली का क्या वजह रही कि दक्षिण भारत वाले जो है कि इसका खड़ी बोली का प्रयोग करना जो है कि करने लगे? देखते होंगे दक्षिण साउथ इंडियन, जो आप देखेंगे ब्राह्मी की जो ब्राह्मी लिपि है उसकी दो शैलियां, एक उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी से देवनागरी है, दक्षिणी से जो है, दक्षिणी से कन्नड़ मलयालम। तो वहां पे इसका मतलब कि, और चूंकि जो उत्तरी से देवनागरी लिपि है उसी से खड़ी बोली बनी बाद में, आधुनिक जो हम लोग बोलते हैं सारी चीजें, या हिंदी बनी मतलब। तो देखेंगे कि उधर के साउथ की तरफ देखेंगे तो वहां हिंदी बहुत कम बोलते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। अभी तो एक त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला आया है एनएपी 2020 में, तो उसमें क्या है ना कि पहले तो आप क्या करिए कि एक अपनी लैंग्वेज, मतलब एक मातृभाषा की लैंग्वेज, उसके साथ साथ आप एक हिंदी की मांग लीजिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और लैंग्वेज आपको लेनी होगी, ठीक है, दो कर लीजिए। एक तो लोकल है, एक अपनी तरफ से अंग्रेजी या हिंदी, एक और उसके अलावा करना होगा। हालांकि अभी विवाद आया है कि तमिलनाडु ने इन सारी चीजों को, जब त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला को मानने से इनकार कर दिया, तो उसकी फंडिंग थी उसको रोक दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। ये मामला है बहुत बड़ा, वो लोग कोर्ट में पहुंचे, तो ठीक है, वो वहां की जगह। तो अभी ये देखेंगे कि ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में क्या वजह रही कि खड़ी बोली को जाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो वजह से वजह ही, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली का अर्थ क्या है? सीधी सी बात है। अगर आप ये देखें, पहले पेज पे हम गए थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सुनीति कुमार चटर्जी ने मर्दानी भाषा तथा जनपदी हिंदुस्तानी का, अब उन्हीं सुनीति
कुमार चटर्जी का फिर आ रहा है। देखिए खड़ी बोली का अर्थ है कि सीधी, जैसे उसमें देखेंगे क ख, ये सब खड़ी ही तो है, खड़े खड़े तो है। देखिए किसी में भी खड़े खड़े तो है, खड़े हैं खड़े हैं, कोई ऐसे है तो खड़ा ही तो है, ऐसे रहता है ना, इसमें तो ऐसे हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब ये है कि ये सीधी है, खड़ी मतलब सीधी। तो चूंकि इसको किसने कहा, सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुना है यार कि वो बहुत सीधे हैं, ठीक है, तो इससे ये याद हो जाएगा। गिल क्राइस्ट ने क्या कहा, मानक या परिनिष्ठित हिंदी। ठीक है दोस्तों, मानक या परिनिष्ठित हिंदी, ठीक है। तो किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा, खड़ी पाई। किशोरी याद करते हैं, इंटरेस्टिंग है। किशोरी, किशोरी मतलब लड़की, खड़ी पाई गई, कहीं खड़ी थी और किसी को मिल गई, मतलब किसी गार्जियन ने देख लिया हो गया कुछ भी, तो पाई गई, पाई मतलब मिल गई, तो खड़ी पाई, ठीक है। हालांकि हिंदी में पाई का मतलब ये है ऐसे, जैसे राम घर गया, ये है खड़ी पाई। यहां हम याद करने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं कि किशोरी खड़ी पाई गई, तो किशोरी से किशोरी दास और खड़ी पाई से खड़ी पाई। अब अब्दुल हक गंवारू, किसी को हक नहीं है कि गंवारू कहे। क्यों कहे गंवारू, सबके पीछे एक सोच होती है। जैसे कबीर थे ना, तू कहता कागज की लेकिन मैं कहता आखिर के देख। उनसे बड़ा क्रांति दर्शक कौन हुआ, उनसे बड़ा चीजों को समझने को कौन आगे आया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसको याद करने का हमें तरीका, किसी को हक नहीं कि मुझे गंवारू कहे, तो हक से गंवारू। अब देखिए कामता प्रसाद गुरु कर्कश, गुरु जब भी होते हैं वो कर्कश बोलते हैं। गुरु की बातें आपको बहुत कर्कश लगेगी, क्योंकि गुरु आपको जो है ना कि आपके आप कोई भी चीज करेंगे मनमानी वो नहीं करने देंगे, आपके भविष्य के लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं। इसीलिए उनकी भाषा, जो भविष्य के लिए चिंतित रहता है एकदम खर्रा बोलता है और कर्कश टाइप की लगेगी। इसीलिए गुरु जो है हमेशा कर्कश बोलते हैं, आपकी भाषा लगी, इसलिए गुरु से कामता प्रसाद, गुरु से कर्कश। और अन्य भाषा जो खरी या शुद्ध, जैसे मैंने बताया कि सर्वमान्य मत जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और जिनकी बातों को हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने समर्थन किया था, उसी बात को अन्य भाषाविद कहते हैं कि इसका मतलब यही है, यही सर्वमान्य मत है। इसीलिए मैंने उसको बताया था कि सर्वमान्य मत है, ठीक है दोस्तों। अब यहां आते हैं, जैसे कि हर बोलियों का, अब ये जब ये चीजें शुरू हो चुकी है तो हर बोलियों का क्या होगा कि व्याकरणिक विशेषताएं बताई जाएंगी। पेपरों में पूछा जाता है कि अभी पूछ देगा 4 विशेषताएं, देखे 4 विकल्प देखे, इनमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो ठीक से समझ लेते हैं। और बहुत आसान है, आकार बहुला बोली। आकार बहुला, मैंने कहा था ना कि आकार उकार इकार, हम आपको जैसे जैसे आएगा आप बताते जाएंगे। आकार का मतलब यह है कि जिसका शुरुआत या तो आ से हो या अंत जिसका आ से हो, ठीक है ना। जैसे गया, खाया, पिया, आ रहा है ना सब में, आ खड़ी बोलियों में। वह घर गया, या आ गया। मैंने गाना गाया, तो गाया में आ ऐसे हो रहा है ना अंत में, देखिए। अरे भैया गाया, तो यहां आ की मात्रा आई कि नहीं आई, इसी कारण आ से जो है कि आकार बहुला हो जाएगी। आ आया इसलिए आकार बहुला हो जाएगा। इसी तरीके से रोना, हंसना, ऐसे है ना कि रोया, गाया, हंसा, तो ठीक है, बस आकार बहुला। आकार का मतलब आप लोग समझ। अब इसमें मैंने ये बताया कि खड़ी पाई वाले वर्णों की अधिकता, सारे के सारे आप कोई भी ले लीजिए, खड़ी पाई वाले वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अंग में यहां तक भी ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंग में, किसी में भी आप ले लेंगे, ड़ में देख लीजिए, यहाँ पे भी है, च में देख लीजिए, सब में तो है ये खड़ी पाई। जब यहाँ पे है देखिए अंग में, ऐसे मैंने कहा अंग, तो देखिए ये है ना खड़ी पाई, तो इसका मतलब इसमें खड़ी पाई वाले वर्ण है, प्रधान है, इसी कारण इसे खड़ी पाई वर्णों की प्रधानता कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन, जो सबको मालूम हो। इसमें क्या हो रहा है कि सह का लोप होता जा रहा है। लोग धीरे धीरे सबको एक ही मानने की शुरुआत कर चुके हैं, या जैसे, क्योंकि इनके उच्चारण बहुत कठिन है। कई बार तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन सा सा है, उष्म सा है कि मूर्धन्य सा है। अच्छा, इसी को हम लोग ना अभी तो जैसे इसको कह लेते हैं कि उष्म सा, इसको मूर्धन्य सा, गांव में कहते थे बड़ा सा, फिर इसको खटकोड़ सा, ऐसे कहते थे सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा, पहले ये जो था ना कि ये मूर्धन्य सा को खटकोड़ सा, जैसे ना, जैसे वो है ना कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, भाषा नहीं भाखा, क्योंकि ख कहते थे उसको खटकोड़ सा को, तो ख आ रहा है ना खटकोड़ में ख, इस तरीके से। अच्छा, इसमें कर्कशता या स्पष्टता है, इसका क्या कर रहे हो यार, उनको कोई काम नहीं है। अगर इसमें अगर शब्दों का हेर फेर, कि अगर इसमें भाव के साथ न बोला जाए ना तो भाषा बड़ी कर्कश टाइप की आपको लगेगी, इसलिए इसको कर्कश और स्पष्ट भाषा होती है। मतलब ये बोली जो है एकदम स्पष्ट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम सच बता रहे हैं। जो भी बोलते हैं आपको सटीक समझ में आ जाता है कि कहना क्या जा रहा है। इसमें अल्पीकरण की प्रवृत्ति है। अल्पीकरण की मतलब क्या है, देखिए जैसे ख है, जैसे 2 नंबर पे 1 पे हो गया, 2 का 1 हो गया, ऐसे ये ठ है, ट ठ ट और ठ, तो देखिए तुरंत हो जा रहा है, धोखा से धोखा हो गया, झूठ से झूठ। अल्पीकरण का मतलब अल्प हो जाना, कम हो जाना, तो यहाँ पे 2 था तो 2 का 1 हो गया कि नहीं,
यहाँ पे क, तो बस यही अल्पीकरण की प्रवृत्ति है और कुछ तो है नहीं अलग से। फिर इसमें अ और औ का उच्चारण ए और ओ की तरह, औरत खा तो औरत होने लगी, औरत क्या कर रही है, सब ऐसे ही करके, ठीक है ना। संज्ञा का प्राय एक रूपाकार। लिंग व्यवस्था क्या थी कि इसमें जैसे इनके लिए ई, नी, अन, जैसे शेर से शेरनी, अहिर से अहिरन और जाट से जाटन, अन आ गया ना इसमें, जाटन में अन आ गया, शेरनी में देखिए बड़ी ई आ गई, ठीक है ना, बस ऐसे। तो ये सब सारी चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, आ गई है। वर्तमान में खड़ी बोली की 3 शैलियां प्रचलित है, पूछ देता है। अच्छा, कई बार ये पूछेगा, शैलियां बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं बताता हूं, पूछ देता है कि हिंदुस्तानी क्या है, कुछ नहीं है, उर्दू क्या है, ठीक है, साहित्यिक क्या है। देखिए साहित्यिक का मतलब क्या होगा, मैंने ये बताया था कि साहित्यिक हिंदी वही होती है जो व्याकरण निष्ठ हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जिसमें वो तो शुद्ध हो जाएगी, व्याकरण निष्ठ हो जाएगी यानी शुद्ध हो जाएगी, तो इसमें तत्सम शब्द प्रधान हो जाएंगे। तत्सम शब्द सबसे शुद्ध शब्द होता है ना, जैसे संस्कृत से निकले शब्द या संस्कृत के समान शब्द, तो संस्कृत से उपजे शब्द तो तद्भव हो जाएंगे। और तत्सम का मतलब तत्प्लसम, जैसा था वैसा ही प्रयुक्त हो गया। और तद्भव का मतलब तत्प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न, जैसे कहने का मतलब ये आम्र है और आम्र से आम हुआ, तो ये देखिए ये तद्भव हो गया, जो हम लोग बोलते हैं बोलचाल में, क्योंकि इसी आम्र से आम बना है। तत् प्लस भव मतलब उत्पन्न हुआ है, किससे हुआ, उत्पन्न, और किससे उत्पन्न हुआ, इससे, तो जिससे उत्पन्न होगा उसको तत्सम। और इसी को ये संस्कृत में रहता है, इसको ऐसे कैसे उठा के लाके रख देते, प्रयुक्त कर देते हैं, तो तत्सम शब्दों की प्रधानता हो जाएगी। साहित्यिक हिंदी यानी शुद्ध हिंदी, और शुद्ध का मतलब तत्सम शब्द, तो बस याद हो गया। देखिए उर्दू, अब उर्दू क्या है, फारसी शब्द, बस फारसी शब्दों की प्रधानता होगी। भाई फारसी लिपि, उर्दू की अरबी फारसी लिपि है ना, तो फारसी शब्दों की प्रधानता हो जाए। इसी को जबाने उर्दू मुवल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, जबान ए उर्दू मुवल्ला। और हिंदुस्तानी, अच्छा हिंदुस्तानी का आप ये देखेंगे, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, अक्सर विवाद इन्हीं को दोनों को लेकर हुआ, और धर्मों को लेकर इतना विवाद नहीं हुआ जितना, क्योंकि ये दोनों बहुसंख्यक में, हिंदू बहुत संख्यक है, उनसे थोड़ा उनसे कम है, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों की अपेक्षा मुसलमान बहुत बहुत है, तो बहुसंख्यक में। तो हिंदुस्तानी में क्या किया गया कि हिंदुओं की भाषा प्लस मुस्लिमों की भाषा, ठीक है, हिंदुओं की भाषा प्लस मुस्लिमों की भाषा, ठीक है दोस्तों। अब मुस्लिम रहेंगे तो ये उर्दू के प्रचलित शब्द लेंगे, और हिंदू रहेंगे तो संस्कृत के ले लेंगे क्योंकि हिंदी है, तो बस इसमें संस्कृत एवं उर्दू के प्रचलित शब्द आ जाएगा। इसमें बहुत बहुत तद्भव शब्द भी आ जाएंगे, लेकिन संस्कृत एवं उर्दू के प्रचलित शब्द, ठीक है दोस्तों, का प्रयोग होगा। और चूंकि देखिए तद्भव शब्द का भी प्रयोग इसमें इसलिए होगा क्योंकि तद्भव शब्द केवल तत्सम शब्दों का प्रयोग हो जाएगा तो साहित्यिक हो जाएगी, इसका मतलब इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग होगा, फिर संस्कृत और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। और चूंकि इसको हिंदुस्तानी सबसे पहले किसने कहा, महात्मा गांधी। आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी हिंदू और मुसलमानों के लिए बार बार एकता के लिए लड़ रहे थे, तो इसका मतलब इस भाषा को हिंदुस्तानी और इन सब की भाषाओं को, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की सम्मिलित रूप से कोई योगदान हो किसी भाषा का, किसी बोली का, तो वो ऐसी बात महात्मा गांधी ही कर सकते थे। तो इसका मतलब इसे सबसे पहले किसने हिंदुस्तानी कहा, महात्मा गांधी ने, और उसे राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। अच्छा, अभी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आगे मैं बताऊंगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा जो है, देखिए राष्ट्र, आपका राष्ट्र से लगाव होता है ना, तो ये राष्ट्र है। और देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है दोस्तों, राजभाषा राजकाज प्रशासन की भाषा होती है, ठीक है। अगर मैं बहुत, ये तो खैर पॉलिटी की थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गई, अगर थोड़ा, चलिए मैं ऐसे आपको बता देता हूं, ये इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे हम हैं, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें कि मैं मान लीजिए कि मेरा कोई मित्र रह रहा और मेरे जैसे उसका सेम कल्चर हो गया, ठीक है दोस्तों, सेम लैंग्वेज हो गया, सेम इमोशनल अटैचमेंट हो गया, दैट्स मीन जैसे सेम कल्चर मतलब समान संस्कृति, वो भले यहाँ है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे यहाँ से गया है, या भले भी ना गया हो, लेकिन हमारे ही तरीके से रह रहा है, जैसे हम रह रहे हैं भारत में, वैसे वहां रह रहा है, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, ठीक है, उसकी भाषा हमारी भाषा है, और उसका जो लगाव है वो हमारा लगाव है। जैसे अगर मेरा देश से लगाव है, मेरे भारत के, तो उसका भी भले वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसका लगाव जो है कि भारत के ही प्रति है, इसका मतलब वो राष्ट्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो जब राष्ट्र की बात आएगी दोस्तों, तो वो क्या करेगा कि राष्ट्र हमेशा बाउंड्री को तोड़ देता है, भौगोलिक सीमाओं से परे दूसरे देशों में भी जा सकता है, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे तो उस समय जब आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी चीजें थी, तो लंदन में भी चल रही थी सारी चीजें, अदर देशों में भी समानांतर सरकार बनाई जा रही थी। देख रहे सुभाष चंद्र बोस कहां जाके लड़ रहे थे, उन्होंने अपना कहा उधर जाके अपना जर्मनी में और ये सब सारी चीजें की थी। तो इसका मतलब है भौगोलिक सीमाओं से पर, इसलिए लोग, इसका मतलब राष्ट्र के लिए दूसरे देशों की भी, दूसरे देश में जो हमसे जुड़े थे, हमारी चाहत रखते थे,
हमारे समान विचार रखते थे, वो राष्ट्र के अंतर्गत आते थे। और राजभाषा क्या थी? राजभाषा मतलब राजभाषा, भाई राज है इसमें, राजकाज की भाषा, राजकाज मतलब प्रशासन की भाषा है, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ठीक है। और राष्ट्रभाषा क्या है? एक ऐसी भाषा है जिसे यहाँ के अधिकांश लोग बोलते हो और जिनसे हमारा सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव हो। जैसे मैंने कहा ना, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम इमोशनल अटैचमेंट, तो जिनसे हमारा भावात्मक लगाव हो, और जब भावात्मक लगाव हो जाए तो राष्ट्र बन जाता है। इसी मतलब, तो इसका मतलब राष्ट्र भाषा, जब राष्ट्र में भावात्मक चीज आ रही है तो राष्ट्र भाषा में भावात्मक आएगा वो सब। तो कैसे आ रहा है कि जो जिसे हमारे देश का अधिकांश जनसंख्या बोलती है और जिससे हमारा सांस्कृतिक और भावात्मक संबंध जुड़ा हो, लगाव जुड़ा हो, तो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो अभी राजभाषा और राष्ट्रभाषा इतना समझ गए होंगे। तो ये राष्ट्रभाषा बनाने के इसीलिए प्रयास करते हैं क्योंकि भारत के आजादी के चाहने वाले बहुत जगहों पे थे, भारत से बाहर भी थे, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए खड़ी बोली में रचे गए 3 साहित्य, ये याद कर लीजिए, नाटक, लोकगीत और पवाड़ा। पूछ देता है कि पवाड़ा किसमें है, आप याद करिए, पवाड़ा जो है कि खड़ी बोली में है, ठीक है ना। अब ये देखिए कि खड़ी बोली के समर्थन में ये सब सारी चीजें, सबसे पहले आंदोलन किसने चलाया, किसने इसको हठी और मूर्ख कहा, तो मैं इसको जब ये देखूंगा, ये लग रहा है कि खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक, अच्छा ठीक, देखिए खड़ी बोली के समर्थक रचनाकार और खड़ी बोली के विरोधी रचनाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि खड़ी बोली के कौन कौन है, ठीक है ना। अब देखिए खड़ी बोली के समर्थक रचनाकार याद करते हैं। सबसे पहले खत्री ने चलाया। भाई आंदोलन कब चलेगा? जब किसी चीज से खतरा होगी, हमको उस चीज को बचाना है, जब बचाना है उस चीज को करना है, खतरा है, तो इसका मतलब खतरे से खतरा, इन्होंने खतरा लगा तो चला दिया आंदोलन। अब इन्होंने क्या किया, श्रीधर पाठक ने, अब कहा श्रीधर ने खतरा इसलिए धरो धरो, पकड़ो पकड़ो, कैसे 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 कोई इस चीज को खतरा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। और फिर आप ये तो दो तो आपको याद हो गए, अयोध्या प्रसाद खत्री और श्रीधर पाठक। अब देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाद में आप देखे होंगे कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जो है कि खड़ी बोली आंदोलन को जो है कि मजबूत किया और इन्होंने खड़ी बोली की गद्य और पद्य की भाषा को जो है एक कर दिया। इसके पहले गद्य की अलग भाषा थी, पद्य की अलग भाषा थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोनों को एक कर दिया, यानी खड़ी बोली को उन्होंने प्रमुखता दी। तो इसका मतलब ये भी समर्थक हो गए, 3 याद हो गए। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पहले ब्रज में लिखते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। तो इसका मतलब ये है कि खड़ी बोली की तरफ जो है कि प्रभावित हुए, तो इसका मतलब ये भी समर्थक रचनाकार थे। तो ये तो बहुत आसानी से आपको याद हो गया। अब आपको ये अगला, अब देखिए खड़ी बोली के विरोधी रचनाकार बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। भैया इन्होंने तो खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कह दिया था, ठीक है ना, बाबू जगन्नाथ दास। अच्छा ये याद करना बड़ा मजा आएगा, जैसे आजकल ना ट्रेंड चल रहा है बाबू सोना, ये लोग क्या करते हैं, अरे मेरा बाबू सोना तो हठी और मूर्ख है यार, कुछ समझता ही नहीं है मुझे, समझ रहे हैं। तो ठीक है, यही याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, थोड़ा सा माहौल को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हठी और मूर्ख किसने कहा था? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समर्थकों को, इनके खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा। तो जब उनके समर्थक को हठी और मूर्ख कहा, इसका मतलब ये क्या हो गए, विरोधी हो गए, ठीक है दोस्तों। अब विरोधी जैसे हो गए तो अब उनमें क्या थे, देखिए अब बनारस है, अब बनारसी दास है, तो बनारस में तो भोजपुरी चलती है, तो इनको याद करने का ऐसे भी आसान तरीका हो जाए, अरे ये बनारसी रंग है बाबू, जैसे बोलते हैं ना भोजपुरी, वो भोजपुरी छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भोजपुरी में ही फंसे हुए, तो 2 तो ऐसे याद हो गया। अब ये देखिए प्रताप नारायण मिश्र, इधर देखिए अब प्रताप नारायण मिश्र को ऐसे याद कीजिए कि प्रतापगढ़ में देखेंगे ना कि अवधी टाइप की भाषा बोली जाती है, तो ऐसे भी याद कर लीजिए कि यहाँ तो अवधी टाइप कैसे, मतलब बस बता रहा हूँ याद करने के लिए, नहीं कि मैं बता दिया कि प्रताप नारायण मिश्र अवधी में लिखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये प्रताप नारायण मिश्र एक याद कर लीजिए अपने से, या कुछ बना लीजिएगा, राधाचरण गोस्वामी, ठीक है ना, इतना कर लीजिए। तो आपको एक खड़ी बोली के समर्थक रचनाकार है और खड़ी बोली के विरोधी रचनाकार कौन है, खो गया। तो ये सबसे पहला जो आंदोलन चल रहा था खड़ी बोली के लिए, वो किसने चलाया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। सबसे पहले इनको खतरा महसूस हुआ कि इसके लिए तो यार सारी चीजें चलनी चाहिए, मतलब इन्होंने इसके पक्ष में चलाया कि इसमें बहुत सारी अच्छी रचनाएं और ठीक से लिखे जा सकते हैं चीजें, इससे प्रभावित थे, तो इन्होंने सबसे पहले आंदोलन चलाया। और फिर मैंने जगन्नाथ दास रत्नाकर को बता ही दिया, ठीक है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सबसे पहले खड़ी बोली के लिए आंदोलन चलाया, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रतिष्ठित किया, बस वही चीज तो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखिए खड़ी बोली के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, शिवदान सिंह चौहान का क्या है, हमारी दृष्टि में हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल खड़ी बोली में रचित हिंदी साहित्य ही परिणित हो। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य में रचित, अब ये साहित्यिक उसी को मानते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली में रचना हो, ठीक है ना। वाह भाई, मतलब ये देखिए शिव तो एक ही है, शिव खड़े हैं तो खड़ी बोली में रचित को मान ली। अच्छा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचनात्मक पुस्तक है, तो उसी में लिखे थे।
दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा, बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना या उसके पुरस्कर्ताओं को लंगूर इत्यादि बनाकर ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना मतलब आप खड़ी बोली की निंदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके पुरस्कर्ताओं को लंगूर आदि ये सब नहीं बना सकते कि उससे कह के किसी की बुराई करके और अपना जैसे गौरव नहीं बढ़ा सकते। चूंकि उस समय विवाद ये था कि ब्रज को लेकर था, पद्य में और गद्य में खड़ी बोली को लेकर था, तो विवाद भी किसको होगा, तो हमको लंगूर कौन कहेगा, जिससे विवाद होगा। तो उस समय विवाद ब्रज वालों से था, तो लंगूर वगैरह हम लोगों को वही कहते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने लिए बहुत मजबूत है, हमारी चीजें बेहतर है और हमने व्याकरण निष्ठ भाषा को अपनाया है, ठीक है। चलिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में समभाव से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने कहा कि यह काम किसने किया, श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बस इतना, इस जानते रहिए इसको। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा कि खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संभवतः सबसे पहले लल्लू लाल ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। तो खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था, लल्लू लाल ने किया था। लाल हमारा खड़ा है, ठीक है ना, लाल हमारा खड़ा है, तो लल्लू लाल, ठीक है। बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम की टकसाल से निकला। सबसे पहले भाषा मुंशी लल्लू लाल सदल मिश्र ने इसका किया। तो सबसे पहले भाषा के रूप में किसने किया, मुंशी लल्लू लाल ने और सदल मिश्र ने। आप इसमें देखेंगे कि दोनों में जैसे चार आएंगे तो इसमें चार जो नाम आते हैं ना, तो उसमें ये देखें जो ल वाला है वही दोनों ने इन भाषाओं का नाम का उपयोग किया था। तो ठीक है, अगर मैं इसको मोटा मोटा, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये नहीं कि कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे अगर आप देखें तो सबसे पहले देखिए, ये इसका आधार क्या है, ये उत्तरवर्ती रूप से है, याद कर लीजिएगा। कारण क्यों है, ये भी एकदम खड़ी बोली का नामकरण बिल्कुल याद होना चाहिए। क्षेत्र आपको एकदम समझ में आना चाहिए मैथ के थ्रू, ठीक है। आज का क्लास तो बिल्कुल जो है ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। आज का क्लास कुछ छूटने लायक नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसको आप क्या करिएगा, ये जो भाषा है ये, ठीक, खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषता, इसको बस आप जान जाइएगा कि क्या क्या है, ठीक है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कई बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद आ जाएंगी कि आकार बहुला है। अच्छा, ऐसे ही याद कर लीजिए ना यार, अगर बनाना हो अ और आ से शुरू करते हैं तो अ से अल्पीकरण की प्रवृत्ति हो जाएगी और आ से आकार बहुला हो जाएगी। दो तो यही हो गई। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर खड़ी बोली की विशेषता बनाए और आ लिखें, यही से स्टार्ट होता है कुछ, तो अ से अल्पीकरण, आ से बहुलीकरण हो जाएगा। बस इतना सा, अ आ बच गया। और ई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इकार बहुला नहीं, इकार बहुला भोजपुरी, ई को हटा देंगे, री ऐसे नहीं होगा, तो अब ए आय बचेगा। तो अब ए आई पे चले जाएंगे तो ए और आई का ए और वो की तरह उच्चारण हो जाएगा। कितना आसान है, मतलब अगर हम चीजों को याद करेंगे व्याकरणिक विशेषताएं भी। तो अब फिर उसके बाद जाएंगे कि कर्कश है और इसमें कितने व्यंजन है, खड़ी बाई बोलो के वर्णन और लिंग क्या क्या है, बस काम खत्म। और फिर इसको शैलियां कितनी तीन थी मैंने ठीक से बता दिया। फिर उसके बाद खड़ी बोली के संबंध में महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास इतना। अच्छा, इसको आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा, अगर आपको मतलब सारी चीज याद कर लीजिएगा तो इनके कोटेशन याद कर लीजिएगा। लेकिन ये कोटेशन जो है वेरी मोस्ट कोटेशन है, बच्चन सिंह वाला। अगर कुछ याद होना हो, लेकिन ये बच्चन सिंह वाला आपको याद होना चाहिए कि खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली के शब्द का प्रयोग जो है लल्लू लाल ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार।